फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने जो आपके 14 प्रिंसिपल्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज। आज भी इनको लागू किया जाता है। जैसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। कोई भी काम अगर प्रॉपरली डिवाइड नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, कारपेंटर को कारपेंटर का काम, लाइट वाले को लाइट का काम, ऐसे दिया हो तो काम अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है और वेस्टेज नहीं होती है। तो हेनरी फ्योल ने पहले प्रिंसिपल में कहा कि आपको काम को क्या करना है, डिवाइड करना है। सेल्स वाले को सेल्स का काम, फाइनेंस वाले को फाइनेंस का काम, मार्केटिंग वाले जो जिसमें अच्छा स्पेशलाइज है उसको वो काम दिया जाए। अगर आपने MBA HR से किया है तो आपको वही डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट वाला ही मिले। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, आज के सिनेरियो में ऐसा है कि द पर्सन हु स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर वर्क, उसको वही काम मिले। दूसरा दिया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी काम को करते हैं, किसी काम को आप किसी को देते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। एक गार्ड को अगर आप वेयर हाउस को संभालने की या गेट पर रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको रोकने की अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अगर आपके गोडाउन में साइकिलें रखी हैं, उसको आपने सेव गार्ड करना है, सेव करना है, तो आपको उसकी चाबी देनी पड़ेगी। इन द सेम वे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अथॉरिटी देनी पड़ेगी। मॉनिटर अगर क्लास में बना रहे हैं तो उसको नाम लिखने की अथॉरिटी देनी पड़ेगी, उसको क्लास को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑथराइज करना पड़ेगा आपको। दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स का मतलब है कि टॉप लेवल से लोअर लेवल तक एक डिसिप्लिन, एक बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए आप जो बात कह रहे हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी कंपनी में कहा जाए कि आपको ओवर टाइम करना है क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही है, लेकिन आपको इसके बदले में पैसे नहीं मिलेंगे, और वर्कर्स मान गए, तो ये कंपनी के रूल है, उन्होंने मान लिया कि ओवर टाइम करना है, और कंपनी ये कहे कि जिस दिन लॉस कवर हो जाएगा तो हम आपको आपकी सैलरी बढ़ा देंगे या वेजेस बढ़ा देंगे, तो उनको भी मानना चाहिए, उनको भी मानना चाहिए। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन इज अ की टू सक्सेस। कहीं भी जीतना है उनको, कंपनी को अगर प्रॉफिट्स कमाने हैं, अपने लॉस को रोकना है, तो उनको डिसिप्लिन की जरूरत है। जितनी भी बड़ी कंपनियां सब डिसिप्लिन की वजह से ही आज सक्सेसफुल है। चौथा आपका यूनिटी ऑफ कमांड। सेल्स मैनेजर ने एक डिसीजन लिया कि हमको इस साल सेल 10,000 करनी है। परचेज वाले ने कहा कि 10,000 तो हमारे पास पहले से बचा है, आप नया प्रोडक्शन करें ना करें, ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सेल्स और परचेज में आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। और जो वर्कर्स हैं वो दो दो लोगों से कमांड ले रहा है, दो दो जगहों से आंसर ले रहा है, दो दो जगहों से फॉलो कर रहा है, सेल्स वाले से भी, परचेज वाले से भी, मार्केटिंग वाले से भी। तो क्या होगा, इससे डिस्प्यूट पैदा होंगे। तो वन बॉस वन वर्कर, एक वर्कर एक ही आदमी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। अगर हर आदमी अलग अलग तरीके से कमांड करेगा, उनको हर इंस्ट्रक्शन देगा, तो काम सही नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। फिर है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबका डायरेक्शन कहाँ हो, मोटिवेशन कहाँ हो, टू अचीव द गोल ऑफ द फर्म। जो कंपनी के गोल है उसको प्राप्त करना क्या है, उनका मेन एम है। इसलिए उसका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, जो भी काम करते हैं सबका अपना इंटरेस्ट होता है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब सभी का डायरेक्शन कहाँ हो, उस गोल को 1,000 हमने बेचने हैं कोई सामान, तो सबका डायरेक्शन कहाँ हो, यूनिटी हो उस डायरेक्शन की तरफ। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरा रेम्यूनरेशन बढ़ जाए, मेरे को अच्छा घर मिल जाए, मेरा DA बढ़ जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, जो भी आप सोचते हैं, दैट इज योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप उस इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट कर दें जनरल इंटरेस्ट में, अगर आप कंपनी का इंटरेस्ट देखेंगे तो कंपनी का इंटरेस्ट है कि हमको 1,000 करोड़ प्रॉफिट कमाना है, और अगर वो मिल गया, वो प्रॉफिट अगर उन्होंने कमा लिया, तो किसको फायदा होगा, इंप्लॉयज को फायदा होगा। तो ऑटोमेटिकली व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इज चेंज ट्रांसफॉर्म इनटू ग्रुप इंटरेस्ट, पूरी फर्म का इंटरेस्ट, तो सभी को फायदा होगा। इसलिए इसका प्रिंसिपल का मतलब है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल, सबके लिए हो जाए। पूरी कंपनी का जो एम है, क्या एम है, प्रॉफिट कमाना, उस प्रॉफिट से इनको भी फायदा होगा, इंप्लॉयज को भी। इसको इसको कहते हैं फोर्थ प्रिंसिपल, फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। फिर है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो आदमी जैसा काम करता है उसको उस हिसाब से पेमेंट मिले, इक्विटी हो। ऐसा ना हो कि 8 घंटे काम करने पर एक लेबर को ज़्यादा मिल रहे हैं, एक को कम मिल रहे हैं। सेम वर्क के लिए सेम पैसा मिले, ताकि हार्मनी बने रहे और आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे इंप्लॉयज। और रेम्यूनरेशन में सब कुछ आता है, सैलरी, बोनस, कमीशन, आपकी जो जो चीज़ें आपको मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल काइंड में भी और कैश में भी। तो इक्विटी हो, एक आदमी को आपने पैसे दिए, दूसरे को नहीं दिए, कम दिए, तो रेम्यूनरेशन, इससे क्या होगा, डिस्प्यूट पैदा होगा, वो छोड़ देगा काम या अच्छा नहीं करेगा। तो इसलिए कहते हैं रेम्यूनरेशन में सब कुछ आता है इन कैश और काइंड, तो उसमें इक्विटी हो। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। व्हेन पावर इज केप्ट बाय वन पर्सन, अगर टॉप लेवल ने पूरी पावर अपने पास रख दी, वो क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड। छोटे डिपार्टमेंट्स में, छोटी फर्म्स में, छोटी कंपनीज में चल सकता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन होता है जहां आप काम को डिवाइड कर दें। तभी इन्होंने क्या करा है, सेल्स मैनेजर
मार्केटिंग मैनेजर, ऐसे बनाने चाहिए। फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, एडवर्टीजमेंट वाले सेल्स जो होते हैं, प्रमोशन, वो अलग अलग होते हैं। तो उससे क्या होगा, काम डिवाइड हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट है, क्योंकि व्हेन यू विल ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग बाय वन, तो नहीं होगा ना, एक ही आदमी कंट्रोल करने से नहीं हो पाएगा। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन देखना। छोटी कंपनी है तो सेंट्रलाइज हो सकता है, फिर भी मेन डिसीजन तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है, बट डिसेंट्रलाइज करके। एक बड़े स्कूल में छोटे बच्चों के लिए हेडमास्टर और बड़े बच्चों के लिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हैं, तो वो डिसेंट्रलाइज हो गया, जबकि मेन डिसीजन तो प्रिंसिपल का ही रहेगा। इसलिए जरूरी है कि बड़ी कंपनीज में डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जाए। उसके बाद है आपका स्केलर चेन। एक हायरार्की जो है, ऊपर से ABCDEF, यानी कि टॉप लेवल से लोअर लेवल और लोअर लेवल से टॉप लेवल, ये एक स्केलर चेन है। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि आपको उस लेवल के हिसाब से जाना है। उस लेवल के हिसाब से अगर सबसे ऊपर A है और सबसे नीचे Z है, तो Z को A के पास जाने के लिए पूरा फॉलो करना पड़ेगा। Z के उससे पहले जो आएगा Y से पहले X, ऐसे करके जाएगा A तक, और A को जाना है तो वो भी फॉलो करेंगे। बट कभी इमरजेंसी में अगर X के बगल में सामने P है, तो वो इमरजेंसी के टाइम पे जा सकता है। जैसे कि अगर कहीं फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में आग लग जाए, तो वो कहाँ ऊपर टॉप लेवल तक जाएगा, वो सीधा जाएगा गार्ड के पास, चाहे वो कोई भी पोस्ट पे हो, या वो जाएगा फायर ब्रिगेड के पास, या वो उसको सही करने जाएगा, तो वो उसको वहाँ कंट्रोल करना है। तो वहाँ आप ये नहीं कहेंगे कि वो स्केलर चेन के हिसाब से क्यों नहीं गया, वहाँ पर वो गैंग प्लैंक के हिसाब से सीधा स्ट्रेट अवे जा सकता है वहाँ। तो हेनरी फ्योल ने कहा वैसे तो हमें फॉलो करना है प्रिंसिपल्स, वी हैव टू फॉलो द स्केलर चेन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। कौन किससे बात करेगा, एक लेबर अपने से ऊपर पहले सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर उससे मैनेजर से, मैनेजर फिर GM से, GM से, ऐसे करते टॉप लेवल तक पहुंचे। लेकिन अगर इमरजेंसी हो जाए कभी, तो स्ट्रेट अवे पैरेलली भी बात की जा सकती है। उसके बाद था आपका ऑर्डर, राइट प्लेस एंड राइट थिंग। सही जगह पे सही सामान रखा हो और मिले। आपने पेचकस रखने की कोई अगर जगह, स्क्रू ड्राइवर की कोई जगह बनाई है, तो वो उस जगह पर मिले। पहले तो रखा हो, पहले तो सबके लिए जगह हो, हर सामान के लिए प्रॉपर जगह हो, और अगर आपको जगह मिल गई है तो उस जगह में सामान प्रॉपरली रखा हो। प्रॉपर ऑर्डर से क्या होगा, आपका जो मोशन स्टेट, टाइम स्टेट, आपने साइंटिफिक ऑर्डर, यहाँ भी वही है कि आपको इससे डिफिकल्टी नहीं आई, क्योंकि आपने सामान सही जगह पर रखा है और वहाँ पर अवेलेबल है। जगह तो बना दी, लेकिन सामान कहीं और पड़ा है तो भी दिक्कत आएगी, जैसे हमारे घरों में आते हैं। तो मैनेजमेंट होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सामान सही जगह पे हो और अवेलेबल हो। जगह तो बना दी और जगह पे ना हो तो भी दिक्कत है, तो उसे कहते हैं ऑर्डर। उसके आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अगर किसी आदमी को ये कह दिया जाए कि कल सुबह आपकी नौकरी जा रही है, तो वो काम नहीं करेगा। अगर आपने उसको अपॉइंट करते वक्त स्ट्रांगली अप्रूव किया है, उसका इंटरव्यू लिया है, उससे फिजिकली सब कुछ किया है, तो आपको उसको स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। आपको उसको बताना पड़ेगा कि नाउ यू आर स्टेबल है। जो स्टेबल आदमी होंगे वो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हम हटेंगे नहीं। बट उसका एक लिमिट हो, उसका एक टारगेट हो कि आपको इतने समय तक के लिए हमने रख दिया है। क्योंकि अगर आपको उसको बिल्कुल परमानेंट कर देंगे तो वो फिर लापरवाह हो सकता है। लेकिन स्टेबिलिटी का मतलब है, अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं कब तक इस कंपनी में जॉब करूंगा, तो यू विल नॉट पे एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन दैट। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर का मतलब अगर 10 साल के लिए कर रहा है तो 10 साल का उसका काम फिक्स हो कि आप इतने टाइम तक काम करेंगे और आपको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आप ये अचीव कर लेंगे, एक टारगेट दे दिया और तब तक के लिए आप स्टेबल हो, तभी वो कर पाएगा। उसके बाद है इनिशिएटिव। कोई भी कंपनी में, कोई भी फैक्ट्रीज में अगर वर्कर को ज़्यादा पता है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट तो पॉलिसीज बनाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहे हैं, वर्कर्स या लेबर्स या उससे ऊपर वाला सुपरवाइजर, तो उनको अगर पता है तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो उनको इनिशिएटिव लेने दें, पहल करने दें, क्योंकि उनके जो इनिशिएटिव्स हैं हो सकता है उससे कंपनी को फ़ायदा हो। जो कंपनी ऐसा करती है कि वर्कर्स की नहीं सुनती है, अपने एम्प्लॉयज़ की नहीं सुनती है और अपने डिसीजंस को फॉलो करती है, अपने डिसीजंस को थोपती है, तो वहाँ सक्सेस पाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जोग्राफिकली क्या गलती हो रही है, जोग्राफिकली कैसा है एरिया, फिजिकली वहाँ कैसे स्टैंड करते हैं, वहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, ये सब टॉप लेवल नहीं जानता है, लोअर लेवल जानता है। तो उनको इनिशिएटिव लेने के लिए प्रेरित किया जाए, उन्हें प्रोवोक किया जाए कि आप बताइए, उनको बार बार मीटिंग में बुलाया जाए, उनके सजेशंस पे गौर किया जाए, तो मैनेजमेंट सक्सेसफुल है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। इसे कहते हैं इनिशिएटिव। और लास्ट वन इज एस्पिरिटी कॉप्स, द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन। एक के पेट में दर्द हुई तो दूसरे ने टॉप लेवल तक जाने से पहले ही इनफॉर्मली उसको घर भेजा कि चलो तुम्हारा काम मैं कर लूंगा। जैसे हर जगह होता है कि एक आदमी बीमार होगा तो दूसरे ने उसका काम संभाल लिया, या किसी घर में कोई ट्रेजेडी होगी तो वो नहीं आ पाया है, तो वो सब चीज़ें जो है वो कॉपरेट, उसमें कोई टॉप लेवल का लेवल वो नहीं है,
उसमें टॉप लेवल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वो आपका इनफॉर्मल नेचर है, इनफॉर्मल बिहेवियर है, इनफॉर्मल तरीके से आपने एक दूसरे को सेलेक्ट किया है उस हेल्प के लिए। तो उसमें और ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सही है, आपकी दोस्ती अच्छी है, तो आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे और मैनेजमेंट को भी, बिजनेस को भी, कंपनी को भी फायदा होगा। तो ये जो 14 प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल के, ये बताते हैं कि किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे ये आगे बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे FW टेलर के अपने रूल्स थे, उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव करा, लेकिन जो जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्यूल के, आज भी बड़ी बड़ी कंपनियों में फॉलो होते हैं। आज भी लोग डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से काम करते हैं, आज भी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, और इन्हीं के प्रिंसिपल्स के बेस पे आज तक मैनेजमेंट सक्सेसफुल हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों से लाखों में और लाखों से करोड़ों में पहुंची है। होप यू ऑल विल एंजॉय दिस वीडियो, और नेक्स्ट पे हम देखते हैं नया चैप्टर कोई बताते हैं आपको।